प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अगला लेसन है अपना तीसरा, सेनापति। मैंने आपको जो आगे दो कवि पढ़ाए थे, पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, वो दोनों भक्ति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य का जो काल है वो चार भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब ये रीतिकाल शुरू होता है। रीतिकाल की भी तीन काव्यधाराएं थी। जैसे भक्ति काल की दो थी, निर्गुण और सगुण, वैसे रीतिकाल की भी तीन काव्यधाराएं थी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा के वे कवि थे जो काव्य शास्त्र संबंधी नियमों की रचना करते थे। अलंकार के नियम है, छंद के नियम है, उन नियमों से संबंधित रचनाएं करते थे, नियम लिखते थे, उन नियमों के उदाहरण लिखते थे। वो रीतिबद्ध कवि थे। रीति सिद्ध कवि वो थे जिनको इन नियमों का ज्ञान तो था, लेकिन इन नियमों से संबंधित उन्होंने कोई रचनाएं नहीं की, लेकिन उनको ज्ञान जरूर था। कहीं कहीं स्वतः ही वो नियम इनकी रचनाओं में आ जाते थे। और रीति मुक्त वे कवि थे जो स्वच्छंद भाव से रचना करते थे, जो अपने मन में विचार आया वो लिख दिया। इन्होंने किसी भी काव्य शास्त्रीय नियमों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सेनापति जो है वो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। यानी इन्होंने भी कई जगह अलंकार, छंद संबंधी जो नियम है उन नियमों से संबंधित रचनाएं की है। तो सेनापति कौन हो गए कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के क्रम में रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि सेनापति। इनका जन्म संवत 1616 में हुआ था। जीवन परिचय देखते हैं इनका। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्यागुरु हीरामणि दीक्षित थे। यानी उन्होंने विद्या जो अर्जित की वो हीरामणि दीक्षित से की थी। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी सब कवि कान दे सुनत कविता ही है। कि सेनापति सोई, सोई यानी वही है। कवि सेनापति खुद का परिचय देते हुए कहते हैं कि सेनापति वह है सीतापति के, सीता का पति कौन? राम। ये राम के बड़े परम भक्त थे। तो राम के प्रसाद, प्रसाद यानी कृपा, जाकी यानी जिनकी, कि जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा है। सेनापति वही हैं जिनके ऊपर भगवान राम की कृपा है। और सब कवि कान दे सुनत कविता ही है। और सब कवि, जितने भी कवि हैं श्रेष्ठ, वो क्या करते हैं? कान देकर यानी ध्यान लगाकर, सुनत यानी सुनते हैं, कविता ही यानी कविता। कि सेनापति वही हैं जिन पर भगवान राम की कृपा है और सभी कवि बड़े ध्यान से इन सेनापति की कविताएं सुना करते हैं। यह परिचय उन्होंने खुद ने दिया है। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका मूल नाम, उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। कुछ ऐसे विद्वानों ने कहा है कि सेनापति इनका नाम नहीं है, सेनापति इनकी उपाधि है, इनका मूल नाम कोई और है। लेकिन मूल नाम अभी भी बताने में वह असमर्थ रहे हैं, तब तक इनका नाम सेनापति ही माना जा रहा है। परंतु इस बात में कतई संदेश नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की बात है। जिस प्रकार पूरी सेना का एक सेनापति होता है, ठीक उसी प्रकार ये सभी छोटे बड़े कवियों के एक सेनापति की तरह यानी श्रेष्ठ कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त थे। जो अलंकार होता है उसमें से श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसमें एक पूरा पद होगा जिसमें प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। तो श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार था। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। यानी किसी कवि का अनुसरण मतलब किसी कवि ने मान लो कोई रचना की है, उस रचना के अनुसार उसको देख करके अपनी रचना इन्होंने नहीं की है। इन्होंने मौलिकता लाई है। मौलिक रचनाएं वो होती है जो स्वयं अपने आधार पर रचना करता है। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक तो काव्य कल्पद्रुम और एक कवित रत्नाकर। ये दो ही रचनाएं इनकी याद करनी है। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ये इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। काव्य शास्त्रीय मतलब जिसमें रस, अलंकार, छंद, शब्द, सत्य वगैरह, ये जो काव्य शास्त्रीय जो होता है, इनके जो नियम होते हैं रस के, छंद के, अलंकार के, इन नियमों से संबंधित रचना ये जो थी काव्य कल्पद्रुम थी। इनके कविताओं में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया था, यानी अपनी रचनाओं में ज्यादातर इन्होंने अलंकारों को महत्व दिया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। यानी साधारण शब्दों के भी उन्होंने इस जगह उन शब्दों को रखा है कि उन शब्दों का महत्व बढ़ गया है। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। यानी इनकी जो काव्य रचना है उसमें दो गुण मिलते हैं, काव्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण वहां होता है जहां वीर रस होता है, यानी किसी रचना को पढ़कर, सुनकर, लिखकर या देखकर, समझकर जब हमारे शरीर में वीर रस की उत्पत्ति होती है, जोश आ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, वहां पर ओज गुण होता है। और
प्रसाद का अर्थ होता है कि किसी रचना को देखकर, सुनकर, पढ़कर या समझकर हमें उसका अर्थ जल्दी से या जो कहते हैं सरल तरीके से उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। परिमार्जित भाषा, परिमार्जित नहीं, शुद्ध भाषा का प्रयोग और भाव गांभीर्य उनके काव्य की विशेषता है। पाठ परिचय देखिए। अब रीतिकाल के थोड़ा सा एक विस्तृत चर्चा करता हूं मैं आपके यहाँ पे, कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहते थे। बिहारी को ले लो, जयसिंह के आश्रय में, भूषण को ले लो, शिवाजी के आश्रय में, यानी अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। वो क्या करते थे कि उन राजा का गुणगान या उन राजा की इच्छा के अनुसार कविता रचना करते थे। अगर कोई राजा, मुगल काल के राजा, मान लो कोई भोगविलासी प्रवृत्ति का है, तो ऐसे ही भोगविलासी प्रवृत्ति की रचना करते थे जिसमें नायिका का सौंदर्य और जहां तक लगभग अश्लीलता तक का वर्णन कर जाते थे। ये न के प्रकार उनका एक ही उद्देश्य होता था कि राजा को खुश करना। जैसे राजा खुश होता उस कविता से, वो उसको कुछ ना कुछ दान में दे देता। जैसे बिहारी को पूरी जयसिंह ने कालीपाड़ी नामक पूरा गांव दान में दे दिया था, तो ऐसे कई गांव के गांव दान में दे दिए जाते थे, सोना चांदी बहुत कुछ। उनसे वो कवि अपनी जीविका जो है जीविका चलाता था। तो कवियों में एक होड़ लग गई। प्रत्येक कवि चाहता था कि कुछ ऐसी रचना करो जिससे राजा खुश हो जाए। अब राजा कैसे खुश होगा? या तो उस राजा के खुद के गुणों का गुणगान करो तो राजा खुश हो जाएगा, या उस राजा को जो चीज अच्छी लगे, मान लो जैसे कोई भोगविलास प्रधान राजा है तो उसको नायिका या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करवाओ तो वो खुश हो जाएगा। तो यहाँ के रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने जो कविता लिखी है उनका जो विषय है कविताओं का, काव्य रचना का, वो दो ही है। एक तो राजा का गुणगान और दूसरा प्रकृति या नायिका का सौंदर्य चित्रण। तो अधिकांश कवियों ने राजाओं के गुणगान के गीत गाए हैं। रीतिकाल में केवल मात्र एक कवि सेनापति ऐसे सशक्त कवि हुए जिन्होंने प्रकृति का खुलकर चित्रण किया है। यहां पर प्रकृति किसी की गुलाम नहीं है, प्रकृति स्वयं बोलती है, यानी प्रकृति को स्वयं को उन्होंने एक नायिका जैसा, जैसे वसंत ऋतु को एक राजा के समान पद देकर के उनका वर्णन किया है। तो ये एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। बाकी लगभग कवि जो थे उन्होंने राजाओं का गुणगान किया है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने प्रकृति की तरफ अधिक ध्यान दिया है। तो यहां प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन यानी अलग अलग ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया है, का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मतापूर्ण मानवीकरण किया है। एक मानवीकरण अलंकार होता है, जब प्रकृति के क्रियाकलापों पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप कर दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे तालाब किनारे पड़े हैं पत्थर, पी रहे हैं चुपचाप पानी, न जाने कब बुझेगी प्यास इनकी। यानी तालाब किनारे पड़े हैं पत्थर, पी रहे हैं चुपचाप पानी। अब पत्थर तालाब के किनारे ऐसे चुपचाप है और ऐसे वो पानी उनसे सटा हुआ है, ऐसा लग रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं। अब पत्थर कभी पानी नहीं पी सकते। तो इस तरह से प्रकृति की किसी घटना पर, किसी क्रिया पर मनुष्य की तरह, मानव की तरह क्रिया का आरोप लगा देना, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। वसंत ऋतु है उसको एक राजा बना दिया। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है, कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रहा है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। इसी तरह भीषण गर्मी के बाद जोशी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम, नयन प्लस अभिराम दीर्घ स्वर संधि है। नयन यानी आंखें, अभिराम यानी सुंदर, कि आंखों को सुंदर लगने वाली बन जाती है धरती एवं सुखमय हो जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान जो अपना भारत देश है, देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया। यानी इनकी रचनाओं को जब पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम कोई बहुत भयंकर बारिश हो चुकी है और उसका नजारा हम देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। कुल मिलाकर भयंकर सर्दी का इन्होंने वर्णन किया है। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। देखिए पहला ऋतु वर्णन। पहला, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लय यतु है। बंद जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजित मधुप गान गुन गई यतु है। आवे आसपास पुहपन की सुबास, सोई सोने के सुगंध मांझ सने रही यतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कही यतु है। ये पहला पद है। इसमें कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और वसंत ऋतु का मानवीकरण किया है। अर्थात वसंत ऋतु को इन्होंने एक राजा बताया है कि जिस प्रकार एक राजा आता है
तब कैसी स्थिति होती है, वहां की परिस्थितियां, वहां का माहौल, वातावरण कैसा होता है, वैसा ही वसंत ऋतु के आगमन पर हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि बरन बरन, बरन बरन यानी वर्ण वर्ण यानी रंग रंग के, अलग अलग रंग के, रंग बिरंगे, तरु यानी पेड़ पौधे, फूले यानी फूल चुके हैं, उपवन वन, उपवन यानी बगीचे, वन यानी जंगल, कि जब वसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन होता है तब जो वसंत ऋतु आने पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल, फल, पेड़ पौधे, जंगल और बाग बगीचों में फैलने और फूल फूल जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लयतु है, सोई यानी वही फूल और पेड़ पौधे, चतुरंग, चतुरंग संग दल लयतु है, चतुरंग यानी चारों दिशाओं में, और एक चतुरंग का यहां अर्थ हो गया राजा की चतुरंगिणी सेना, हाथी सेना, रथ सेना, पैदल और घुड़सवार, ये चार सेनाओं के प्रकार होते हैं किसी राजा के, कि चारों दिशाओं में जो वसंत ऋतु आने पर जो ये फूल फल रंग बिरंगे खिले हैं, यही फूल फल ऐसा लग रहा है मानो वसंत ऋतु रूपी राजा के आंगमन पर उनके साथ चलने वाली चार सेनाओं के प्रकार हो। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, कि जब कोई राजा का आगमन होता है तो जो भाट या बंदीजन होते हैं वो विरुदावलिया गाते हैं। विरुदावलिया यानी उस राजा के गुणों का, ओज गुण में, वीर रस में, ऐसे लंबे लंबे वाक्य, ऐसे जो है वो काव्य पाठ करते हैं, ऐसी दोहे बोलते हैं वीर रस के, जिससे सैनिकों में और राजा में जोश आ जाता है। कि बंदी जिमी, बंदी यानी जिस प्रकार जो चारण भाट बंदीजन जो राजा के गुणों का गुणगान करते हैं, जिमी यानी जिस प्रकार, बोलत यानी बोलते हैं, विरुद्ध यानी विरुद्धावली यानी राजा के विरुद्धावली वो होता है जिसमें उस राजा के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया हुआ होता है। वीर यानी वीर, विरुद्ध वीर यानी विरुद्धावली, वीरों की विरुद्धावली, कोकिल यानी कोयल हैं, कि जिस प्रकार राजा के आगमन पर जो चारण भाट होते हैं वो राजा के गुणों का गुणगान गाते हैं, विरुदावली गाते हैं, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल भी जब मधुर वाणी में बोलती है, ऐसा लगता है मानो वसंत ऋतु रूपी राजा के आगमन पर कोयल रूपी चारण भाट उन वसंत ऋतु रूपी राजा के गुणों का गुणगान गा रही है। गुंजत मधुप गान गुण गई हो तो है, गुंजत यानी गूंजते हुए, मधुप यानी भंवरे, गान गुण यानी गुणगान, गए तो यानी गाते हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ग ग वर्ण बार बार आया है, गुंजत मधुप गान गुण गई तो है, यानी जब वसंत ऋतु रूपी राजा का आगमन होता है तो भंवरे भी क्या करते हैं, फूलों पर इधर उधर गूंजते हुए मंडराते हैं। ऐसा लग रहा है मान लो वो उस वसंत ऋतु रूपी राजा के गुणों का गुणगान ही गा रहे हैं। आवे आसपास पुहपन की सुबास, आवे यानी आती है, आसपास, पुहपन, पुहपन यानी पुष्पों की, फूलों की, सुबास यानी सुगंध, कि वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर आसपास जो फूलों की सुगंध आती है, सोई यानी वही सोने के सुगंध मान सने रही है। ऐसा लगता है कि सोने के यानी राजा के कोई सोने के महल हो और उनमें इत्र छिड़क दिया हो, इत्र सुगंधित पदार्थ उन सोने के महलों में छिड़क देने पर जिस प्रकार राजा के महलों में से जो सोने के महलों में से जो सुगंध आती है, ठीक उसी प्रकार वसंत ऋतु रूपी राजा के आगमन पर उन फूलों से अच्छी सुगंध आ रही है। शोभा को समाज, शोभा यानी सुंदरता, समाज यानी समूह, कि सुंदरता का समूह पूरी तरह से सज धज कर सेनापति सुख साज, कवि सेनापति कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का समूह और संपूर्ण सुखों से सुसज्जित होकर एक राजा का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार आज आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो है, कि आज जो बसंत ऋतु आ रही है ऐसा लग रहा है मानो वसंत ऋतु रूपी राजा सभी सुख सुविधाओं से सुसज्जित होकर आज आ रहा है। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन था जिसमें वसंत ऋतु को एक राजा के समान बताया गया है। आप इसकी व्याख्या जरूर करें, इसका जरूर आप सप्रसंग व्याख्या करें इसी एक की। आज ये एक ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़े आपके लिए क्लिष्ट होंगे, हार्ड होंगे, इसलिए मैं आगे वाले जो है जैसे अभी अगला वाला है उसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग है और ये थोड़ा बड़ा होगा, फिर आपको समझ में आएगा नहीं पूरा एक दिन में, इसलिए अगला जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप जरूर समझें। धन्यवाद।